स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आपके बोर्ड की एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और आपने अभी तक यदि प्रिपरेशन नहीं किया तो जल्दी से एकदम लग जाइए। आपके बहुत ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं है। हमारे द्वारा मॉडल सेट पेपर जो है सेट 1 कंप्लीट हो चुके हैं, सेट 2 कंप्लीट हो चुके हैं, सेट 3 हो चुके हैं, सेट 4 हो चुके हैं और सेट 5 बाकी था। तो आज की इस वीडियो में आपके सेट 5 के झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो जितने भी मॉडल सेट के जो भी क्वेश्चन है वही सारे सॉल्व कराए जाएंगे। तो देरी किस बात की, जल्दी से पेन पेपर लीजिए और होश और जोश के साथ शुरुआत कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं हमारे द्वारा सेशन शुरू करने से पहले हमको चाहिए एनर्जी और वो एनर्जी आप ही दे सकते। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, लाइक का बटन आता है वो दबा दीजिए, शेयर का बटन आता है थोड़ा वो शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और भी एक जरूरी सूचना हम बता देना चाहते हैं कि यदि आपके कोई भाई या बहन यदि इस बार क्लास 12 जा रहे हैं, यानी कि जो 11 to 12 जा रहे हैं, उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल नया बैच स्टार्ट किए हैं। वो भी चैप्टर 3 हो चुका है, मैट्रिसेस चल रहा है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, आपके भाई बहनों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि वो लोग भी एकदम सेम आप ही की तरह हमारे इस चैनल का लाभ ले सकते हैं और अपना जो फी है वो बचा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जल्दी से। जैसे कि हम हेडिंग दे चुके हैं सेट 5 जे क्लास 12 मैथ, जे के भी जो क्वेश्चन है सेट 5 के वो सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सबसे पहले आपको सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व करा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड 4x³ माइनस bdx। इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व कराएंगे क्योंकि आपको हम इंटीग्रेशन पढ़ा चुके हैं। देखिए 4x³ माइनस bdx सबसे पहले दिया हुआ है 4x³ माइनस bdx, ये आपके दिया हुआ है, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस ये नारा आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले इसका अलग से इंटीग्रेशन होगा, फिर इसका अलग से होगा। अलग अलग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको भी पता है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना है x³ dx माइनस b कांस्टेंट बाहर हो जाएगा dx। अब देखिए अब होने क्या वाला है कि 4x³ का जो इंटीग्रेशन होगा x का पावर 4/4 माइनस b और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c, ठीक है। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाता है तो x⁴ माइनस bx प्लस c, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट आपके फेवरेट सवाल को सॉल्व करते हैं। ऑर्डर और डिग्री, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल ये क्वेश्चन हलवा है, आपको हलवा बनाया है हमने। आपके इस क्वेश्चन को बिल्कुल कैसे बनाते हैं, ऑर्डर और डिग्री बताएं। ऑर्डर और डिग्री का हम एक वीडियो लेक्चर आपको बना दे चुके हैं। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन होता है उसी को ऑर्डर कहते हैं। तो स्टूडेंट हाईएस्ट जो है आपके 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुए हैं तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। डिग्री क्या होता है भाई, वो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके पावर कितना है, इसका अगर पावर देखेंगे तो इसके पावर कितना है, अगर ब्रैकेट करेंगे तो इसका पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 होगा। तो इसका जो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया क्या, डिग्री हो गया 1। और इसका जो डिग्री है ये डिफाइंड होना चाहिए। आपको हम ऑर्डर और डिग्री के वीडियो लेक्चर में आपको बताते चुके हैं कि क्या होता है डिग्री। देखिए ऑर्डर तो निकालना बहुत आसान है, काफ़ी इजी है। ऑर्डर आप इजीली डिटेल से मतलब बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो डिग्री की बात आता है तो आपको पता होना चाहिए कि किसी के एंगल में डिवाइड बाई dx नहीं होना चाहिए, किसी के पावर में डिवाइड बाई dx नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो डिवाइड बाई dx पे पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं होता है तो उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है और यहाँ पे डिवाइड बाई dx पे ही पॉलिनोमियल है, इसलिए इसका ऑर्डर के साथ साथ इसका डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गया 1। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन का भी खोपड़ी में छेद करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, आसान क्वेश्चन है। हम आपको बताए थे भी कि वेक्टर में इसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपके टर्म 2 के एग्जाम में बिल्कुल 40 में 40 मार्क्स आना चाहिए। आप बस मेहनत कीजिए, जरूर आएगा। हमारा हर एक वीडियो को देखिए, अब भी समय है आपको 40 में 40 मार्क्स लाने के, कोई नहीं रोक सकता। और भी एक जरूरी जानकारी आपको बता देना चाहता हूँ कि हम एक वीडियो बनाए हैं जिसका
जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक में हम आपको क्या बताएं कि आपके एग्जाम में किस तरह का प्रिपरेशन कीजिएगा, कौन से चैप्टर से कौन वाले क्वेश्चन आएंगे, क्या वे सारे एक्सरसाइज हमको सॉल्व कराने पड़ेंगे कि कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, कि कौन से क्वेश्चन पढ़े कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़े, उसका तमाम एनालिसिस बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से किए हुए हैं। तो यदि आप इस बार बोर्ड के एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो तैयारी के साथ साथ आपको मतलब सही गाइडलाइन या तो बोले स्ट्रेटजी या तो बोले रणनीति भी जरूरी होनी चाहिए। तो वो वीडियो में आप किस तरह का तैयारी कीजिएगा उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स क्लास दिए हुए हैं। ज़्यादा नहीं 30 मिनट का वीडियो है, वो आप जरूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम के बाद देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट का ऐसा होता है कि जो चीज़ एग्ज़ाम से पहले नहीं करते हैं ना, वो जरूर ये कहते हैं कि काश मैं कर लेता, काश वो वीडियो में देख लेता, काश सर का बात ये, तो वो काश हम ऐसा करते हैं तो ये कहना बाद में ना पड़े और उससे पहले ही आप अच्छा प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, तो यही मैं कह देना चाहता था। ठीक है, आइए इसमें कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पूछा। ठीक है, आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए कि आप कॉस थीटा वाला भी फॉर्मूला जानते हैं और साइन थीटा वाला भी फॉर्मूला जानते हैं। लेकिन देखें कि क्या क्या दिया हुआ है विथ मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 2 और √3, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3 और दिया हुआ गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ √3। आपको हम वेक्टर में पढ़ाएं, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट दिया हो रहेगा उस समय साइन थीटा यूज होगा और जब डॉट प्रोडक्ट दिया हो रहेगा तो उस समय कॉस थीटा यूज होगा। तो इससे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देन क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो cos थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी का वैल्यू है √3 और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपका √3। तो ये और ये कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाता है 1/2। तो थीटा इक्वल टू हो जाता है cos इनवर्स 1/2 और cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है आपका π/3। तो ये हो गया आपका आंसर। Hence the angle between a vector and b vector is π/3। तो क्लियर है, समझ में आ रहा? तो अभी तक लाइक नहीं किया, मैं जो कंजूस ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, तब तक यहाँ तक लिख लीजिए। तो आइए स्टूडेंट इस घटिया सवाल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको हम घटिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। देखिए क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ये जो 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसका सम निकालिए। तो सिंपल क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देना है, बात खत्म। तो वी हैव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू होगा आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप और प्लस बी वेक्टर आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर का वैल्यू है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस सी वेक्टर का वैल्यू है आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। अब देखो आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ना है, तो आई कैप देखिए आई कैप -2 आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप -2 आई कैप माइनस आई कैप प्लस आई कैप 0 आई कैप हो जाएगा। -2 जे कैप प्लस 4 जे कैप ये हो जाएगा 2 जे कैप और -2 जे कैप प्लस 4 जे कैप 2 जे कैप और 2 जे कैप -6 जे कैप ये हो जाएगा -4 जे कैप। और देखिए के कैप प्लस 5 के कैप 6 के कैप
और 6 के कैप माइनस 7 के कैप हो जाएगा माइनस के कैप। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन इजी है। इस एक वेक्टर दिए हुए आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि वो जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप है। ठीक है, अच्छी बात है सर, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें चाहिए डायरेक्शन रेशियो, यानी कि हम लिख सकते हैं ये इसको क्या लिखते हैं, देयरफॉर ये वैल्यू जो होता है ए होता है ए इक्वल टू 2, ये जो वैल्यू होता है ये बी होता है बी इक्वल टू 2 और सी का वैल्यू है -1। ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -1। ठीक है, देयरफॉर एल इक्वल टू होगा ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ए का वैल्यू हो जाएगा 2 बाई रूट ए का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, यानी कि 2 बाई रूट 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 2 बाई रूट 9, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट m का वैल्यू यदि हम फाइंड करना चाहेंगे तो m रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और b का वैल्यू है, b का जो वैल्यू है वो भी 2 ही है, और यहाँ भी हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, यानी कि 2 बाई रूट 9, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट इसी प्रकार n का वैल्यू होता है c बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c का वैल्यू है आपका -1 बाई रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 बाई रूट 9, यानी कि -1/3। Hence direction cosines of a वेक्टर r क्या क्या आएगा, एक आया 2/3, एक आया 2/3 और तीसरा आया -1/3। तो यहीं तक आपको करना है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आंसर आपके पास है। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि क्या है, कहता है कि ए लाइन, एक कोई लाइन है, अ लाइन ओपी, एक कोई लाइन क्या है, ओपी है, थ्रो ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से है, इज इंक्लाइंड, मतलब ओरिजिन से वो इंक्लाइन किया हुआ है इस तरह से। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, आप सिंपल समझ भी सकते हैं। ठीक है, वो कहता है कि एट 60 डिग्री एंड 45 डिग्री ओ एक्स एंड ओ आई, यानी कि ओ एक्स के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है कौन, ओपी बनाता है, और ओ आई के साथ 45 डिग्री बनाता है। ठीक है भाई, ये बनाता है, यानी कि ये इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, ये जो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको अल्फा कहते हैं, यानी कि अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बीटा कहते हैं, यानी कि उसका वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द एंगल एट विच इट इज इंक्लाइन टू ओजेड, यानी कि ओजेड यानी कि जेड एक्सिस के साथ वो ओपी कितने एंगल बनाता है, दैट इज आपको गामा पूछा है। ठीक है, गामा पूछा है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि एल का वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस अल्फा, दैट इज कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा ये आपका √3/2 होगा। नेक्स्ट m का जो वैल्यू होगा वो कॉस गामा होगा, और ये होगा कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा ये 1/√2 होगा। सिंस आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि ये जो एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से एल का वैल्यू हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, एम का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, और एन का वैल्यू हो जाएगा एन का जो वैल्यू होगा इसको हम लोग रखते हैं, एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू कॉस गामा होता है, तो इसको हम कॉस गामा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हो जाएगा 1, दैट इज यहाँ से हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम तो 3
प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो 5/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हो जाएगा 1, तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 5/4, तो यानी कि ये होता है 5/4, तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हो जाएगा -1/4। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए कहीं मिस्टेक हुआ टाइप से हमें लग रहा है। 1 मिनट थोड़ा चेक करते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 ना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 ना होता है, तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 LCM, तो 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 LCM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2, यानी कि ये हो जाएगा 3/4। 3/4 यानी कि 3/4, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 होने के बाद यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए, तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4 आया, तो कॉस गामा इक्वल टू हो जाएगा √1/4, तो कॉस गामा इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2, और इसका वैल्यू आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा π/4। ठीक है, तो इसी को हैंस करके आप खुद से भी लिख सकते हैं कि हैंस द रिक्वायर्ड एंगल इज, या तो हम ही लिख देते हैं हैंस, इसको मिटाना होगा थोड़ा सा, हैंस द रिक्वायर्ड एंगल इज π/4। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा, P ऑफ B का वैल्यू दिया हुआ, उसका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जानते हैं। सबसे पहले दिया हुआ लिखने का होता है, P ऑफ B इक्वल का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 0.32। हमें निकालना है P ऑफ A/B, लेकिन हमें भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है। तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है 0.32 और ये है 0.5, यानी कि यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएंगे तो 0.32 बाय 0.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगे, 1.10, तो ये और ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, बच रहा हमारा 32/50, तो 16/25 ये हो जाएगा आपका आंसर, लिख लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अब हमारा आपका सेक्शन ए पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आपका सेक्शन बी आ गया है, जो कि अभी जो मार्क्स होने वाले इसमें से आपके 3 मार्क्स मिलने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, जो कि काफ़ी इजी है। हम क्या करेंगे इसमें, कैसे जानेंगे कि क्या डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, और tan इनवर्स को यदि हम पुट करते हैं तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले पुट करेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू होता है t। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों साइड d/dx लगाएंगे मेरे स्टूडेंट, tan इनवर्स x इक्वल टू dt/dx। आप लोग हम देख रहे हैं कि शेयर वेयर करने में
और क्या कहते हैं, लाइक वाइक करने में कंजूसी गिरी नहीं कीजिएगा, ऐसा हम आप लोगों से आशा करते हैं। सभी कोई हमारे इस चैनल को सपोर्ट जरूर, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए देयरफॉर आई इक्वल टू हो जाएगा आपका e टू द पावर t बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx का वैल्यू हम रख सकते हैं, dx का वैल्यू ये चीज आ चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये और ये फटाफट कैंसिल हो जाता है और e टू द पावर t इंटू डी टी बच जाता है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर t प्लस c ही होता है, और इसके बाद e का पावर t का वैल्यू रख देते हैं tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से लिख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को भी धुआं करते हैं, इस क्वेश्चन को भी गर्दा उड़ा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, tan क्यूब 2x sec 2x dx। आपको फॉर्मूला में सेटिंग करने होंगे, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनेगा, लेकिन पहले सेटिंग की आवश्यकता होती है, और आपको आप सेटिंग करने जानते हैं और आप हमसे ज़्यादा सेटिंग में माहिर है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम करेंगे इसको हम tan स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब था तो हम इसको दो अलग अलग में लिखें तो 3 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, tan स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x के बदले में हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है सर। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 2x इंटू sec 2x इंटू हो गया dx, कितना बराबर i इक्वल टू, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे पुट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, sec स्क्वायर sec 2x को लेट करेंगे t, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स sec 2x इक्वल टू हो जाएगा dt बाई डी एक्स, अच्छी बात है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो sec 2x है तो sec 2x इंटू tan 2x, और आपको डिफरेंशिएशन में पता होना चाहिए कि एंगल का फिर से एक बार होता है ना, तो 2x का क्या हो जाएगा इंटू 2, एंगल का फिर से होता है ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल का रेस्पेक्ट में हो रहा है। अभी हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं, कि डिफरेंशिएशन का पूरा एकदम डिटेल्स करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि sec 2x का डिफरेंशिएशन होता है sec 2x इंटू tan 2x, और एंगल का फिर से हो रहा है तो 2 इक्वल टू होगा dt बाई डी एक्स, तो dx का वैल्यू आ जाएगा आपका dt बाई 2 sec 2x 2 sec 2x इंटू tan 2x। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, अब हमारे लिए यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। लिखने के बाद आपके एक काम करने की आवश्यकता है, लेकिन हम तो शायद पूरा ही खेला ही मिटा दिए हैं, पता नहीं क्या था, हम भी भूल गए, ओहो थोड़ा ज़्यादा ही मिटा दिए। यहाँ पे था क्या था, आई इक्वल टू था, एक मिनट, अच्छा चलिए, यहाँ पे देयरफॉर आई इक्वल टू हम कह सकते हैं कि देखिए sec स्क्वायर 2x को तो हम t माने हैं, यानी कि t स्क्वायर माइनस 1, और tan 2x यहाँ पे है tan 2x sec 2x, और dx का वैल्यू है dt बाई dt अपॉन 2 sec 2x इंटू tan 2x, ठीक है। tan 2x कैंसिल, sec 2x कैंसिल, तो बच जाता है 1/2। देखिए 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt, और
sec 2x को माने हैं t, तो यहाँ से हमारा आंसर आता है 1/2। टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3, टी का टी स्क्वायर है तो t³/3 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t प्लस c, तो 1/2 t³ यानी कि sec³ 2x/3 माइनस sec³ 2x प्लस c। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है लेकिन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, और बहुत डिफिकल्ट वाला प्रॉपर्टीज भी यूज नहीं होने वाला, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉपर्टीज है वही हम यूज करेंगे। देखिए क्या फेमस प्रॉपर्टी है, 0 to a f(x) dx का जो प्रॉपर्टी आता है एक, ये होता है 0 to a f a माइनस x dx। देखिए अधिकतर यही प्रॉपर्टी यूज होता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस 90% चांसेस होता है यही वाले प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन भी आने का बोर्ड के एग्जाम में। यदि आपको बोर्ड के एग्जाम में सूझता नहीं है कि हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो कम से कम अंदाजे होने से भी ये वाला प्रॉपर्टी जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। आपका सही होने की चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। आइए तो इसमें हम क्या करेंगे ना, 0 to π/2 अपर लिमिट से वेरिएबल को घटाना है। तो अपर लिमिट π/2 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, π/2 से वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि साइन π/2 माइनस x माइनस कॉस π/2 माइनस x बाय 1 प्लस साइन π/2 माइनस x कॉस π/2 माइनस x dx, ठीक है। तो i का वैल्यू हो जाएगा 0 to π/2, यहाँ पे साइन π/2 माइनस x होता है cos x, माइनस cos π/2 माइनस x हो जाता है sin x बाय 1 प्लस साइन π/2 माइनस x का वैल्यू होता है cos x इंटू साइन x dx। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ही इक्वेशन को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो i प्लस i हो जाएगा 0 to π/2। इक्वेशन 1 में क्या था, साइन x माइनस कॉस x बाय 1 प्लस साइन x कॉस x प्लस 0 to π/2। अभी क्या, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x बाई 1 प्लस साइन x cos x dx। यहाँ तक लिख लेना है। अब देखिए क्या करेंगे, i प्लस i हो जाएगा 2i का वैल्यू जो होगा। देखिए दोनों का जो लिमिट है, ये दोनों का लिमिट सेम है, तो एक ही इंटीग्रेशन में दोनों ही इंटीग्रेंड को मर्ज कर सकते हैं। तो 0 to π/2 और ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x बाय 1 प्लस साइन x कॉस x, साइन x कॉस x प्लस, और ये वाला जो है कॉस x माइनस साइन x बाय 1 प्लस साइन x कॉस x, ठीक है। फिर हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं अब जो है ठीक है। देखिए cos x sin x था, ठीक है, cos x sin x था, तो हम इसको cos x sin x तो sin x cos x भी लिख देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 0 to π/2, अब यदि हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो जाता है dx। तो देखिए माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल, माइनस कॉस एक्स प्लस कैंसिल हो जाता है। इसके बाद बचता है आपका
0 to पाई बाई 2 2i का वैल्यू, तो i का वैल्यू हो जाएगा 1/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और इधर बच जाएगा 0/1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। और ये 0 के वजह से पूरे इंटीग्रेशन ही 0 हो जाएगा, तो ये वाले का 0 आंसर आता है। फटाफट लिख लेना।